अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D स्पेस। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट सॉरी okay, regular arrangement of constituent particles in 3D space, it is known as crystal lattice. Okay, अब आपको ये समझना है कि क्या होता है क्रिस्टल लेटिस, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ एक एग्जांपल के रूप में। कल इसके साथ ही हम लोग जो यूनिट सेल के बारे में भी जान लेते हैं, यूनिट सेल क्या होता है, फिर हम दोनों को एक एक करके जो है समझ जाए। ओके, यूनिट सेल का मतलब होता है स्मॉलेस्ट unit of crystal lattice, ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लेटिस आप कह सकते हो। यूनिट यूनिट दोनों जगह सेम हो जाएगा तो आप लोग ओके। अब देखिए आपको मैं समझाता हूं कि यूनिट, जैसे आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपका जो यूनिट सेल क्या है अपनी बॉडी का, सेल सेल है। सेल उसी तरह से जैसे घर बना रहे हैं तो उसका जो यूनिट है वो क्या है, ब्रिक ब्रिक है। तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। और जब ये यूनिट सेल के रिपीटिशन से बनता है, यानी कि जो है क्रिस्टल किसका बनता होता है, रिपीटिशन ऑफ यूनिट सेल से क्या बनता है, आपका जो है क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके। अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि यानी कि जो सबसे छोटी या सबसे जो फंडामेंटल यूनिट होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यूनिट सेल कह देते हैं। और जो यूनिट सेल से मिलके बना होता है उसको क्रिस्टल लेटिस कह देते हैं। जैसे आपकी बॉडी में सेल से जो मिलके बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू। टिश्यू उसी तरीके से यूनिट्स, यहाँ पे जो आपकी बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है, और सेल के समूह से जब बनता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, क्रिस्टल लेटिस कह देते हैं। यूनिट सेल को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यूनिट सेल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट में जो है डिवाइड। एक का नाम होता है सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, एक का नाम क्या होता है, सिंपल यूनिट सेल। दूसरे का नाम क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल। जो सिंपल यूनिट सेल होते हैं उसको एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम होता है प्रीमिटिव सेल या यूनिट सेल, जो भी कहना। ओके, जो सेंटर्ड ऑफ यूनिट सेल है वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है बॉडी सेंटर्ड, यूनिट सेल। दूसरे का होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरे का नाम क्या होता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड
यूनिट सेल। ओके, हमें जो यूनिट सेल के बारे में जो पढ़ना है, यही चार चीजों के बारे में क्या करना है, पढ़ना है कि किसके अंदर क्या होता है। बेसिकली आपको याद रखना कि यूनिट सेल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, यानी कि दो टाइप के होते हैं। सिंपल यूनिट सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं। सिंपल का मतलब होता है सिर्फ कॉर्नर पे रहेंगे, जबकि सेंटर्ड में क्या रहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बीच में जो है क्या होंगे, आपको मिलेंगे। इसीलिए हम जो है इसको जो अरेंज करेंगे, जब क्रिस्टल को जब आगे मैं बताऊंगा कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो, तो आप जो है अरेंजमेंट जब करोगे तो इन्हीं तीन तरीके से क्या करोगे, इनका जो है अरेंज कर पाओगे। ऐसा नहीं कि हम कोई भी तरीके से जो है अरेंज कर दे, नहीं। आपके पास क्या होगा कि एक फिक्स पैटर्न होगा, और वो इसी तरीके से आप तीन जगह यानी कि बॉडी के अंदर जो है क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, आपके लिए जो है यहाँ पे क्या हो जाता है कि यूनिट सेल को दो टाइप में डिवाइड हैं, एक सिंपल यूनिट सेल, दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। और सिंपल यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, और सेंटर्ड यूनिट सेल को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरे का नाम क्या होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरे का नाम होता है एंड सेंटर यूनिट सेल होता है। ओके, यही वो कहता है कि in three-dimensional space a regular arrangement and repeating pattern of constituent particle of crystal in which each particle is depicted as a point is known as crystal lattice। यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है, जो रिपीटिंग पैटर्न को फॉलो करता है, जो यूनिट सेल से बने होते हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, क्रिस्टल लैटिस कह देते हैं। और जो सबसे स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन होता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यूनिट सेल कह देते हैं, जिससे पूरा का पूरा क्या बना होगा, यानी कि जो है क्रिस्टल लैटिस बना होगा। जहां तक आप मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, तो छोटी छोटी बातें पढ़े। मैं यहाँ पे आप इन तीनों पॉइंट को समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है, फिर जो हम लोग वापस इस पे आएंगे। आप लोगों के लिए मैं एक पेज ऐड करके बताता हूँ। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको याद भी करा दूंगा, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, चिंता मत कीजिएगा। हम नाम लिखते हैं सिंपल यूनिट सेल। यहाँ पे दो बातें बस आपको याद रखनी। ओके, आप सभी के लिए मैं एक सिंपल जो है क्यूब बनाने जा रहा हूं। आप लोग जो है यहाँ ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। ये क्यूब है। कोई ये नहीं कहिएगा कि सर क्यूबाइड है, बस आप समझ जाइएगा ये क्या है, क्यूब है। हो सकता है कि देखने में बड़ा छोटा लग रहा हो। ओके, अब अगर जो क्यूब है, ध्यान से सुनना, बच्चे लोगों को ये कंफ्यूजन रह जाता है कि सर कैसे इसका 1/8 कॉर्नर पे आता है। अगर जब मैं कहूं तो ये जो बना होगा, ये यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ सेल होंगे, क्योंकि जो भी सेल या यूनिट होते हैं वो स्पेरिकल फॉर्म में पाए जाते हैं। क्यों स्पेरिकल फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, सरफेस टेंशन कम होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगती है, और जो है सरफेस एरिया ज्यादा कम होता है, जिस कारण से, और मास जो है वहां पे ज्यादा होता है। इस कारण से जितने भी मॉलिक्यूल्स देखेंगे, आप लोग देखते होंगे, वो किस फॉर्म में पाया जाता है, स्पेरिकल फॉर्म में पाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे जब ये क्यूब बनाया, तो बेसिकली क्या होता है कि इस कॉर्नर पे मैं बात करूं तो कुछ इतना सा पार्ट, ऐसा नहीं कि पूरा ये बड़ा सा, अगर मैं इसको पूरा अगर अच्छे से बनाऊं, ये क्या हो रहा होगा कि 8 का क्यूब, यानी कि जो छोटा छोटा सा मिला के पोर्शन बन रहा होगा। हम यहाँ बात करते हैं कि कितना सा स्पेयर लग रहा होगा। अगर मान लो कि ये होता तो पूरा का पूरा स्पेयर है, सर्कल नहीं है, यहाँ पे ये है। और अगर मैं इसको आधा कर दूं, तो इसका मतलब ये आधा लाई कर रहा होगा। ध्यान से देखिए, मैं जो है थोड़ा सा जो है आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं इसके बारे में Yes. बता देता हूँ कि कुछ इस प्रकार से होगा। एक ऐसा लाइन होगा, एक ऐसा लाइन होगा। अब आप लोगों को ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग ऐसे कॉर्नर पे बनाते हैं। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एक कॉर्नर पे कितना पार्ट जो है, यानी कि यूनिट सेल का होता है। अगर ये आधा तो नहीं है, यानी कि आधा से कम है, तो यानी कि हमने आधा कर दिया पहले, तो यानी कि हाफ कर देंगे। फिर हमने कहा कि ये आधा भी नहीं है, आधा का भी आधा है, तो यानी कि फिर से हमने आधा कर दिया। देखिए, अगर आप इतना सही तो पार्ट है ये, अगर जो ध्यान से देख रहे होंगे,
तो इतना से तो पार्ट लाई कर रहा होगा, ठीक है, यानी कि क्या कर रहा होगा, इतना सा पार्ट ये लाई कर रहा होगा। अगर ये इतना सा पार्ट लाई कर रहा होगा, ये आधा काट के हटा दिया और फिर से हमने ये जो है आधा काट के हटा दिया, तो यानी कि फिर से आधा हो गया, और इस आधे में से आधा आपने फिर से कर दिया, तो यानी कि कितना पार्ट हो गया, 1/8 पार्ट। किसी भी यूनिट सेल का कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना पार्ट हो जाता है, 1/8 पार्ट हो जाता है। एक क्यूब है और इस क्यूब में कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर 8 पार्ट है और एक पार्ट पे 1/8 पार्ट है, तो यानी कि इसका रैंक इतना, इसमें कितने आपको जो है यूनिट लग रहे होंगे, 1 यूनिट लग रहे होंगे। 1. इसीलिए इसका रैंक जो होता है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो हो जाता है, इसी को हम लोग लिख सकते हो, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पर यूनिट सेल वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा, खैर सिंपल यूनिट का कभी पूछा नहीं जाता है, आगे जैसे जैसे आएंगे तो हम आपको बताते चले जाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, और आपको याद भी करा देंगे, इसकी गारंटी मेरी है, कभी भूलोगे भी नहीं। ओके, अब हम बात करते हैं सेंटर्ड में। हमने कहा कि जब आपके पास बीच में अरेंज करने के आपके पास 3 ही तरीके हैं। हम पहला ले लेते हैं आप लोगों के लिए, जो है बॉडी सेंटर ना लेके इंड सेंटर, तीनों में से कोई भी एक ले सकते हो, मैं चलो बॉडी ही ले लेता हूँ, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बता देंगे 3 पार्ट में हो जाएगा हमारा काम, हो जाएगा, इसलिए कर रहे हैं ताकि कि आपका जो है पेज ज्यादा ना लगे, एमबी ज्यादा ना लगे। ओके, यहाँ पे बॉडी सेंटर लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, फेस सेंटर, Face center. और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, And center. And center. वेरी गुड, सब में यूनिट से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, अगर जब मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो ध्यान से सुनिएगा, तीनों में क्या अंतर आता है। यहाँ पे हम लोग जो है तीनों के लिए क्यूब बनाते हैं, ये हमारे पास जो है क्यूब है। क्यूब का मतलब समझते हो, जिसकी तीनों साइड बराबर हो और एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। ओके, हमने जो है ये क्यूब बना दिया तीनों के लिए, यहाँ पे भी ऐसे ही बना देते हैं, तीनों के लिए हम बना रहे हैं क्यूब। वो छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन सबका सेम साइज होता है, आप इस चीज का जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बनाने में भले जो है छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखिए एक एक करके समझते हैं, सभी कॉर्नर पे तो एटम होंगे, यहाँ पे 1 बाय पार्ट होगा, होगा कि नहीं, यहाँ पे जो है 1/8 पार्ट होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, और सभी जगह यानी कि कॉर्नर है, तो आपको कितना वाला पार्ट मिल रहा है, 1/8 पार्ट मिल रहा है। अब बॉडी में कह रहा है, तो एक जो है एटम हमने क्या कर दिया, बॉडी में रख दिया, पूरा का पूरा बॉडी में हमने क्या कर दिया, रख दिया। तो मुझे बताइए इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2. 2 हो जाएगी। 2. कैसे रैंक हो जाएगी, एक तो कॉर्नर में कितना होगा, 1/8 इंटू 8 इक्वल टू, सॉरी इंटू 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। 1. और बॉडी में कितना है, 1. 1, तो इसके रैंक कितना हो जाएगा, या नंबर ऑफ पर एटम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है फेस सेंटर। फेस सेंटर का मतलब है कि यानी कि आपको हर एक फेस पे क्या करना है, यानी कि बनाना है, ठीक है। अगर जब फेस पे बनाना है, कॉर्नर पे तो होगा ही होगा,
ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉर्नर पे तो 1/8 यहाँ भी होगा, 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 यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे फेस है, फेस का मतलब है कि इस वाले फेस पे होगा और इस वाले फेस पे होगा, यानी कि एक इस साइड में होगा और एक इस साइड में होगा, एक बैक साइड में होगा, एक क्या होगा फ्रंट साइड में होगा, एक टॉप में होगा, एक नीचे से बॉटम में होगा। तो सभी जो ये कैरी करते हैं कितना पार्ट करते हैं, 1/2 पार्ट्स कैरी करते हैं। जो फेस सेंटर्ड में होता है वो कितना पार्ट करते हैं, 1/2। और आपको पता है इसका रैंक निकालना है, 4, तो यानी कि इसका रैंक निकालना है तो आपको कॉर्नर में तो सबका सेम मिलेगा, कितना है 1/8 इंटू 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपको पता है फेस में, एक फेस में कितने हैं 1/2 और टोटल फेस कितने हैं आपके 6 फेस हैं। आप अपने घर को देखो कितने फेस बने हैं, 2 ऊपर, 2 अगल बगल और 2 आमने सामने, ठीक है। तो टोटल फेस से एक है और एक पार्ट का जो होता है वो कितना हो जाता है 1/2 पार्ट हो जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा 3, इसका रैंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां तक आप लोगों ने सीख लिया। अब हम बात करते हैं इंड की, तो यहाँ पे भी 1/8, यहाँ भी 1/8, यहाँ भी 1/8, ठीक है, और यहाँ भी 1/8, इस तरह से टोटल 8 है, तो यानी कि 1/8 हो रहा होगा। अब इंड की बात कर रहा है, तो इंड की बात कर रहा है, या किसी भी 2 इंड पे हम 1/2 इधर ले लेते हैं, यानी कि 1/2 इधर ले लेते हैं, और जैसे ही 1/2 इधर लेंगे तो इसका रैंक जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4, और सॉरी रैंक यहाँ पे निकाल देता हूँ 2 हो जाएगा। कॉर्नर पे कितना होंगे 1/8 इक्वल टू 1, और इंड पे कितने होंगे 2 इंड है और एक इंड जो कैरी करता है कितना करता है 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा 1, उसका रैंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अब ये तो चीजें आप लोग कहोगे सर ठीक है मुझे याद रखने का कोई तरीका बताओ। यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को याद रखने का जो है तरीका बताने जा रहा हूँ कि कैसे याद रखना कि किसका रैंक कितना है। मैं यहीं पे लिखूं, यस सर, देखो हमारे पास क्या है सिंपल क्यूबिक यूनिट, ठीक है, एसएससी लिख दो या यहीं पे मैं जो है आराम से एक एक करके लिख देता हूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट से इसको एस एस सी भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल कह देते हैं। इसका रैंक कितना है 1, अभी आपने निकाला। उसके बाद आपने निकाला किसका बॉडी सेंटर्ड का, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को हम लोग क्या लिखते हैं बीसीसी। पीसीसी, इसका हमने कितना निकाला 2। तीसरा हमने निकाला किसका फेस सेंटर यूनिट सेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एफसीसी, और इसका हमने निकाला 4। ओके, और अब हमारे पास एक लास्ट बचता है, क्या नाम है सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, एसीसी नहीं लिखते हैं जनरली, एंड सेंटर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, इसका कितना है 2। एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेक्सागोनल के लिए, तो हेक्सागोनल का जो रैंक होता है 6 होता है। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए सिंपल है तो यानी कि कितना होगा 1 होगा, बी आ रहा है तो यानी कि कितना वर्ड अल्फाबेट के अनुसार से 2, यानी कि कितना हो जाएगा इसका रैंक 2। फेस में कितने आ रहे हैं 4, यानी कि कितना हो जाएगा 4। इंड का मतलब क्या होता है, एक इस छोर पे एक उस छोर पे होंगे, जैसे हम कहेंगे कि ना कि हमारे इंड में ये है, तो यानी कि क्या होगा 2 ही आदमी में, एक हम होंगे दूसरा होगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2, और हेक्सा का मतलब कितना होता है 6, तो यानी कि इसका रैंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपको ये सारी बातें क्या रखनी होंगी, याद रखनी होंगी। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी का जो है रैंक निकाल सकते हैं, और ये कई बार पूछा गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कई बार जो है आपके एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है कि बताओ कि इंड सेंटर का रैंक कितना है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 2 4 6 क्या माना है।
तो आप देखना कि इंड है, तो यानी कि हमारे इस साइड और उस साइड कितने आदमी होंगे, 2, यानी कि एक एंड में 2 होते हैं, तो यानी कि यहाँ पे रैंक कितना हो जाएगा, 2। फेस में एफ आ रहा है, यानी कि एफ का मतलब होता है 4, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4। बी में यानी कि ए बी, यानी कि बी आ रहा है, तो यानी कि जो कितने हो जाएंगे, 2। और सिंपल है तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1। और हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या रैंक आप लोग कभी भी क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे? यस सर। यस सर। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना कि रैंक बनाने के लिए आपको ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यही चीज को जो है इन्होंने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है। प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है, व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ यूनिट सेल। अगर जो सभी के सभी कॉर्नर सेंटर पे प्रेजेंट होंगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, जो है प्रीमिटिव सेल कह देंगे, जो कि आपको मैंने यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे आप एक लिंक और भी लिख सकते हो, प्रीमिटिव यूनिट सेल। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीजें याद रखें। बॉडी में क्या होगा कि अगर जब बॉडी के अंदर होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो कहता है व्हेन अ यूनिट सेल कंटेन वन और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट पोजीशन अदर देन कॉर्नर इन एडिशन टू दोस कॉर्नर इज कॉल्ड अ सेंटर्ड यूनिट सेल। बेसिकली कॉर्नर के अलावा अगर जब कहीं और भी प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल कह देंगे। ओके, तो सेंटर्ड यूनिट सेल जो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक का नाम है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीसीसी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कॉर्नर के साथ जो है बॉडी के एक अंदर होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कह देते हैं। फेस सेंटर्ड किसे कहते हैं, यानी कि कॉर्नर के अलावा अगर जब फेस पे होंगे तो हर एक फेस पे होंगे, ऐसा नहीं कि एक फेस होगा, गलती नहीं करना कि सभी फेस पे क्या होंगे, यानी कि जो है यूनिट होंगे, और कितने होंगे, 1/2 पार्ट जो है यानी कि कैरी होंगे। और इंड सेंटर में क्या होंगे, 2 अपोजिट फेस पे होंगे, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कह देंगे। ओके, यहाँ पे देखिए उन्होंने दिखाया भी है कि फेस सेंटर्ड में कैसे होते हैं और इंड सेंटर में कैसे होते हैं, बॉडी सेंटर में कैसे होते हैं। तो सभी के सभी जो है मैंने आप लोगों को जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बता दिया। अब आपको उसका रैंक भी बता दिया, नंबर ऑफ यूनिट सेल भी बता दिया, कहाँ कहाँ क्या कितने प्रेजेंट है। तो इन्होंने जो है इस प्रकार से जो है एक सिस्टमेटिक मैनर से क्या कर दिया, अरेंज कर दिया है। ओके, अब आपके सामने जो ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि यूनिट सेल को हम लोग क्या करते हैं, 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो है डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो है ना मैं याद रखने का तरीका बताने जा रहा हूँ। चीजें हम बताएंगे आपको, ये भी बताएंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन आपको मैं सबसे पहले इसके जब क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि काफी जो है ना घुमावदार है, यानी कि जो है चीजें जो है कंफ्यूजन क्रिएट करती है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन आपको सीक्वेंस ये याद रखना होगा। बुक का सीक्वेंस ये है, हम बुक के सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे। हम देखिए कैसे आप लोगों को याद कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि कोई भी क्यूब होगा तो उसके अंदर क्या होंगे, 3 साइड होंगे। तो यहाँ पे क्यूब है तो तीनों की तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। बोलिए, क्या इतनी सी बात याद रहेगी कि क्यूब होता है तो यानी कि क्या होता है, यस सर। तीनों साइड बराबर होते हैं। एंगल भी क्या होता है, हम यहाँ पे एंगल अल्फा बीटा गामा ले रहे हैं, यानी कि 3 एंगल होंगे तो हम लोगों ने इसको क्या ले लिया, अल्फा बीटा एंड गामा। और ये तीनों की तीनों कितने बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री। खैर कभी भी क्यूब का आपसे पूछा नहीं जाएगा, ना पूछा गया है, ना पूछा जाएगा। क्यों, क्योंकि इतना आसान सा पूछेगा तब तो सभी बच्चे जवाब दे देंगे, हमें तो एलिमिनेट करना है। अब बात करते हैं टेट्रागोनल की। टेट्रागोनल में क्या होता है, ए और बी तो बराबर होते हैं लेकिन नॉट इक्वल टू सी, यानी कि एक साइड जो है बराबर नहीं होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो है टेट्रागोनल। आपको याद रखाएंगे, हम चिंता मत कीजिए, बस वेट कीजिए। अब देखिए ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है कि तीनों की तीनों साइड जो है क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। आगे एग्जांपल भी है, आपको डायग्राम भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, और ये क्या हो जाता है, 90 डिग्री। अब आते हैं मोनोक्लिनिक की। मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि तीनों के तीनों बराबर नहीं होते हैं, लेकिन अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, जो है बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, बीटा क्या हो जाता है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा और गामा जो है क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ट्राई क्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं होता है। ठीक है, ना अल्फा ना गामा ना बीटा,
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राई क्लिनिक में हमारे पास कुछ भी जो है यानी कि जो है बराबर नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सॉरी, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे चाहो तो 90 डिग्री लिख सकते हो, नॉट इक्वल टू 90। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है कि एक साइड जो है वो क्या होती है, बराबर नहीं होती है, और यहाँ पे अल्फा और जो क्या होता है यानी कि अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं, यहाँ पे गामा एंड बीटा जो होता है वो क्या हो जाता है 90 डिग्री। बट अल्फा जो होता है वो कितना हो जाता है 120 डिग्री होता है। चिंता मत कीजिए, ट्रिक बताएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब बात करते हैं रोम्बोहेड्रल में। रोम्बोहेड्रल में क्या हो जाता है कि यहाँ पे A इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाता है, बट यहाँ पे अल्फा और बीटा तो बराबर हो जाता है, लेकिन गामा जो है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या है, रोम्बोहेड्रल, यहाँ पे जो क्या हो जाता है 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। ओके, तो इस प्रकार से थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं। ओके, ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाता है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे अल्फा बीटा तो बराबर होगा, लेकिन गामा जो है वो कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। तो कहोगे सर इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक सुनो, आपको याद रखना है क्यूट आवर मदर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है ना, क्यूट, आप इसी सीक्वेंस को याद रखना जैसे मैं बता रहा हूँ। कहाँ पे लिखूं, तो दो हो गया क्या, मैं यही लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना। CUTE, क्यूट आवर मदर, बस इतना सा बात याद रखना। अभी मैं सारी बातें याद करा दूंगा, चिंता मत कीजिए, आपको कभी फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, CU से क्या हो जाएगा, क्यूबिक। TE से क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल। ठीक है, और OR से क्या हो जाएगा, ऑर्थोरम्बिक। जगह नहीं बात रही है, यहाँ से एक पेज ही ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यूट आवर मदर। CE से क्या हो गया, क्यूबिक। क्यूबिक। TE से क्या हो गया, टेट्रागोनल। 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 और यहां से OR से क्या हो जाएगा, ऑर्थोरम्बिक। 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 M से क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक। 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 T से यहाँ क्या हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक। HE से क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल। 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 और R से यहाँ क्या हो जाएगा, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। तो ठीक है सर, हमने ये याद रख लिया सीक्वेंस में। खासियत क्या है, आप कैसे याद कराओगे, ध्यान देखना। हमने क्या करा कि पहले ना साइड को, पहले साइड लिखे तो यानी कि क्या करा, एक साइड को जो है मैंने बराबर नहीं किया, फिर मैंने क्या किया, दोनों साइड को बराबर नहीं किया, फिर मैंने एक एंगल को बराबर नहीं किया, फिर मैंने दोनों एंगल को बराबर नहीं किया, यानी कि ट्राई क्लिनिक तक तो यहाँ तक बिल्कुल कोई आसान नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे याद रखना कि मोनोक्लिनिक में माँ के साथ क्या आएगा, बेटा आएगा, यानी कि जो बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। याद रहेगा इतनी सी बात, माँ के साथ क्या आएगा, बीटा जो कि 90 डिग्री, क्योंकि वो ना अल्फा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री दे देगा, नहीं, आपको यही स्पेसिफिक याद रखना है, यानी कि बीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। यानी कि मोनोक्लिनिक में क्या होगा कि बीटा जो है यानी कि बेटा जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा। ट्राई क्लिनिक में तो कुछ भी बराबर नहीं है,
कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान सा है ट्राइक्लिनिक तो। खैर आप अगर से यहाँ तक देखना याद रखना कि हम पहले क्या करेंगे, एक एक साइड को बराबर करेंगे। अगर से तीनों साइड अनबराबर हो जाए यानी कि इक्वल नहीं होंगे, तब हम क्या करेंगे, एंगल पे बात करेंगे। एक एंगल को 90 डिग्री नहीं किया, ठीक है। फिर हमने क्या करा कि फिर जो दोनों एंगल को नहीं किया, यानी कि ट्राइक्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं होगा। फिर हेक्सागोनल में यानी कि क्या होता है, दो साइड तो बराबर होता है, तीसरा साइड बराबर नहीं होता है, और एक एंगल जो होता है यानी कि अल्फा होता है। अब याद रखने के लिए आप कह सकते हो कि कहां कहां चेंज होगा एंगल का जो वैल्यू है, तो बैग में होगा, यानी कि माँ के साथ बेटा, और हेक्सागोनल के साथ क्या हो जाएगा, यानी कि जो है अल्फा, और जो है आपका रोम्बोहेड्रल के साथ क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। यानी कि हमने जो है गामा जो है इस प्रकार से बैलेंस करना है। ओके, यहां से आपको बस इतना से याद रखना है कि क्यूट आवर मदर से हमें जो है क्या करना है, ये सारी वैल्यू निकालनी है। क्योंकि आपको जब अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप इस चीज को याद रख लेते हो तो आपको काफी ज्यादा जो है बेनिफिट होने वाली है। किसी भी टाइप का आपको अगर जब क्वेश्चन आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो आप उसको टेकल कर सकते हो। बस आपको याद क्या रखना है, क्यूट आवर मदर जो है क्या रखना है, याद रखना है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है, सभी चीजें बराबर होती है, खैर इतना तो याद ही हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्यूट, यानी कि टी से क्या हो जाता है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या हो जाता है, एक साइड बराबर नहीं होता है। फिर आवर में यानी कि ऑर्थोरम्बिक में क्या हो जाता है कि जो तीनों साइड बराबर नहीं होती, यानी कि एक एक जो है क्या करते चले जाना, कैंसिल करते चले जाना। और जैसे ही करोगे फिर मोनोक्लिनिक में तीनों साइड और एक एंगल नहीं होता है, और ट्राइक्लिनिक में कुछ भी नहीं होता है। यानी कि जो ट्राइक्लिनिक में वैसे भी कहता है, देखो तीनों में कुछ भी जो है क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तीन यानी कि ट्राई मतलब तीन, तीनों मतलब कुछ भी बराबर नहीं होगा, ना अल्फा बीटा ना गामा, जो ए बी सी ना अल्फा बीटा गामा। फिर हेक्सागोनल में याद रखना कि जो एंगल होगा, कौन सा एंगल 120 डिग्री होगा, आपका जो है अल्फा वाला जो है एंगल क्या होगा, 120 डिग्री होगा। और रोम्बोहेड्रल में क्या हो जाएगा, गामा जो है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। क्या आप लोग इसको याद रख लोगे? Yes, Yes, sir. आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। आप देखोगे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ओके, कुछ यहाँ पे ना एक बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन पूछता हूँ। एक बार ना एग्जाम ने पूछा था कि टोटल कितने ब्रेविस लेटिस होते हैं, तो 14 ब्रेविस लेटिस होते हैं। अब यहाँ पे क्यूबिक में कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रिमिटिव होते पाए, बॉडी सेंटर्ड पाए जाते हैं, फेस पाए जाते हैं। यहाँ पे कितने हो गए, 3। टेट्रागोनल में कितने पाए जाते हैं, 2। और ऑर्थोरम्बिक में कितने पाए जाते हैं, 4। और हेक्सागोनल में क्या पाया जाता है, 1। और रोम्बो या ट्रायगोनल में कितने पाए जाते हैं, 1। यहाँ पे देखिए कितने हो गए, 4 3 7, 7 3 10 1 11। और यहाँ पे कितने पाए जाएंगे, प्रिमिटिव में मोनोक्लिनिक में 2 पाए जाते हैं, और यहाँ पे कितने पाए जाते हैं, 1 पाए जाते हैं। तो टोटल ब्रेविस लेटिस कितने पाए जाते हैं, 14. 14 पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इक्वल टू 14 पाया जाता है। ओके, अब चाहो तो देख सकते हो यानी कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। जब तीनों बराबर हो, तीनों एंगल 90 डिग्री होती है, क्या हो जाएगा, 90 जो है सभी देखिए बिल्कुल बराबर है। रोम्बोहेड्रल में क्या हो जाता है कि आपका, हमने जैसे याद रखने के लिए कहा वैसे ही याद रखिएगा, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने जो क्या किया, आपको सीक्वेंस में दिया ताकि कि आपको याद रह सके। ये तो आपको एग्जाम्पल रोम्बोहेड्रल कैसा दिखता है, यहाँ पे देखिए ABC बराबर होता है, लेकिन एक एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होता है। हेक्सागोनल में एक साइड बराबर नहीं होता, और गामा की जो वैल्यू होती है 120 डिग्री होती है, जिसको मैंने कहा था बैक से आप याद रख सकते हो। फिर हमने कहा था टेट्रागोनल में यानी कि क्या हो जाता है, ABC नॉट इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पे सारी चीजें जो है क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसी प्रकार से सो ऑन। आपको कुछ बातें और भी याद रखनी है कि जो क्यूबिक होते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, NaCl, जिंक ब्लेंड एंड कॉपर। आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाएगा कि NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा पाया जाता है, क्यूबिक पाया जाता है। आपको याद रखना है कि जो NaCl है वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, क्यूबिक फॉर्म में पाया जाएगा। जिंक ब्लेंड किस फॉर्म में पाया जाएगा, आपका जो है क्यूबिक फॉर्म में पाया जाएगा। कौन कौन टेट्रागोनल में पाया जाता है, व्हाइट टीन, SnO2, TO2, कैल्शियम सल्फेट, ये सभी के सभी जो है क्या पाया जाता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा पाया जाता है, टेट्रागोनल जो है पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक में, रोम्बिक सल्फर, ये तो याद ही रह जाएगा, कभी रोम्बिक सल्फर पूछे तो ऑर्थोरोम्बिक मार देना। पोटासियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, ये सभी के सभी क्या है, आपका जो नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, ये जो है क्या है, ऑर्थोरोम्बिक है। हेक्सागोनल में कौन आता है, ग्रेफाइट, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ग्रेफाइट का जो क्रिस्टल होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है।
फिर ZNO, CDF ये सभी के सभी क्या है, हेक्सागोनल पाया जाता है। रोम्बोहेड्रल में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, CaCO3, HGF जिसको हम लोग सिनेबार कहते हैं, ये दोनों को आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है। ओके, वैसे बहुत बार आएंगी चीजें तो हम आपको बार बार याद भी कराएंगे। मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक सल्फर और जो है सोडियम सल्फेट एंड जो है 10H2 वाटर होता है। और ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, K2Cr2O7 कॉपर सल्फेट जो है 5H2O एंड H3BO4 जिसको हम लोग ब्लू विड्रॉल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोग एक बार जो देख लीजिएगा, आपको कौन कौन से याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एक NaCl, ये तो तीनों के तीनों याद रख लीजिएगा। ठीक है, और एक ग्रेफाइट याद रख लीजिएगा, एक रोम्बोसल्फेट याद रख लीजिएगा, और एक कैल्शियम और जो है सिनेबार। ठीक है, जो जो पूछे गए हैं वो मैं एक बार जो है रिकॉल करा दे रहा हूँ। ठीक है, और मोनोक्लिनिक सल्फर, तो ये तो जरूर याद रख लीजिएगा कि इसमें जो है कौन से टाइप के पाए जाते हैं। वैसे तो ये तो आपको याद ही रहेगा, मोनोक्लिनिक है तो मोनोक्लिनिक सल्फर जो है पाया जाएगा। ओके, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, एक पेज हमारा डिलीट हो गया। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। विच प्रिमिटिव यूनिट सेल अनइक्वल लेंथ A not equal to B not equal to C and axial angle different from 90 डिग्री। अब वो कहता है कि जो तीनों के तीनों साइड तो बराबर नहीं है, लेकिन एक एंगल जो है क्या है, वो डिफरेंट है 90 डिग्री। तो आपको कहा था क्यूबिक में यानी कि क्यूट, फिर जो है आपको टेट्रागोनल। ठीक है, और जो है इसके बाद क्या है हमारे पास क्यूट यानी कि जो है CUT और ऑर्थोरोम्बिक, फिर क्या है मोनोक्लिनिक। ओके, ट्राइक्लिनिक में तो कुछ भी बराबर नहीं है, हमने कहा था ये तीनों बराबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो साइड। क्लिनिक में क्या हो जाएगा कि तीनों की तीनों साइड बराबर नहीं होते और एक एंगल जो 90 डिग्री भी नहीं होता। चेक कर लेते हैं, मोनोक्लिनिक कहाँ है हमारे पास, यहाँ है, और मोनोक्लिनिक में देखिए तीनों साइड बराबर नहीं है और एक एंगल जो है क्या है 90 डिग्री नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए 2019 का क्वेश्चन है ये, तो यानी किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि आसानी से बना सकते हैं। इस टाइप के कल की क्लास में और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा कि बहुत सारे जो इस टाइप से पूछे गए। क्या आपको कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बना लोगे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो आगे बढ़ जाए। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको हम जो है रेडियस निकालने सिखाते हैं। किसके किसके, जो है आप लोगों को, जो हम लोग तीन टाइप के हम लोगों को क्या करना है, रेडियस पढ़ना है, सिंपल के लिए, बॉडी के लिए एंड फेस के लिए। ठीक है, तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले रेडियस का मतलब क्या होता है, दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, रेडियस कह देते हैं। ओके, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रेडियस। ओके, अब ये जो रेडियस है, अब ये जो दो सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है रेडियस कह देते हैं। ओके, अब हम यहां से इस प्रकार से निकालते हैं, अगर मेरे पास रेडियस निकालना हो किसका, सिंपल यूनिट सेल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक तो मैंने बताया कि वो ग्राफ या अभी जो बताया वो वाला, और दूसरा जो है यहाँ से रेडियस से कई अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई सिंपल यूनिट सेल है, आप लोगों को बनाना आता होगा। सिंपल यूनिट सेल क्यूबिक टाइप का होता है जिसमें NaCl, जिंक ब्लेड और कॉपर जो है पाए जाते हैं। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से बना देता हूं, थोड़ा सा देखने में अटपटा लगेगा। यहाँ पे बड़े बड़े जो है सेल बना देता हूं। क्यों बना रहा हूं, उसका रीजन समझ में आ जाएगा आपको। ओके, अच्छा मुझे बताइए, ये क्यूब है तो इसका ये यहां से यहां का लेंथ कितना होगा, ए मान लिया। बोलिए, यहां मतलब किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. ओके, अच्छा मुझे बताइए, अगर ये सर्कल है, अच्छा ऐसा नहीं सोचना कि सर्कल है तो यानी कि पूरा मतलब बराबर ही है, तो यहां से यहां की दूरी को हम लोग आर कहेंगे। बोलिए, Yes, sir. कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और यहां से यहां की दूरी को आर कहेंगे। जब अगर सिमिलर टाइप का है, अगर हमारे पास यहाँ पे अगर मैं सिंपल समझाऊं तो मेरे पास इस दूरी को हम क्या कह देंगे, रेडियस।
ठीक है। कंबाइन में हम लोग क्या करते हैं कि इसका भी अगर जो ए है तो ए दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर जो डिफरेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके फिर से हम लोग जो है अलग अलग तरीके से निकाल लेते हैं। खैर हमें यहाँ पे सिमिलर है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि इस डिस्टेंस यानी कि सर्कल दोनों सेम है, क्योंकि क्यूब बना है, 2 से बना है, तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ रेडियस होगी वो आर होगी, इसकी भी रेडियस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। बोलिए होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. अगर इसकी आर हो जाएगी तो क्या मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू 2r? Yes, sir. ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है, क्यूब है, क्यूब है तो यानी कि सारी साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। ये मैं लिख भी देता हूँ, क्यूब है। ठीक है, अगर जो सारी की सारी साइड बराबर है तो यानी कि ये हो जाएगा। आपको किसका फॉर्मूला चाहिए, रेडियस का, तो यानी क्या लिख सकते हैं, a बाई। अगर जो आपके पास सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल है तो रेडियस, अगर जो आपको एज लेंथ दिया हुआ है तो उसमें क्रिस्टल का जो यानी कि यूनिट सेल का जो आप निकालना चाहो रेडियस, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, r इक्वल टू a बाई 2 से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। ओके, No, sir. हम लोग बात करते हैं जो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। ठीक है, फेस मैं याद भी करा दूंगा, चिंता मत कीजिए, तीनों के तीनों का रेडियस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, अब देखिए फेस सेंटर्ड में मैंने बताया था, सीधे आपको बुक में मिल जाएगा कि फॉर्मूला, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कैसे फॉर्मूला आ रहा है ताकि कि आपको लंबे समय तक याद रहे। अभी मैंने बताया था कि इसका सभी कॉर्नर पे तो होगा। ठीक है, अगर जब मैं बात करूं तो कॉर्नर पे तो होगा और साथ में क्या होगा, फेस पे भी होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, एक यूनिट यहाँ होगा, एक बीच में होगा, ठीक है, और एक यहाँ होगा। ओके, क्या आप लोगों को विजुअल हो रहा है, आधा यहाँ पे और यहाँ पे जो है कितना 1/8 पार्ट है। तो मैं यहां से इस दूरी को r कहूंगा और यहां से 2r कहूंगा और यहां से थोड़ा सीधा बना देते हैं। ये देखिए r होगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी r होगा और ये r हो जाएगा और ये r हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ पे दिखा Yes, दो। sir. अगर जो देखिए यहां से 2-3 सर्कल है, अगर ये वाले सर्कल पहले वाले की हम बात करें, इसको 1 बना देता हूं, इसको जो है 2 बना देता हूं, इसको 2, तो इसका रेडियस इतना है, मैंने एक लाइन में ले लिया। और इसका क्या हो जाएगा, 1r 2r और यहाँ 3r, तो टोटल r कितने हो गए, r r r r हो गए। ओके, हुआ कि नहीं होगा? अच्छा इसको देखिए तो ये क्या पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है क्या? अगर देखिए ध्यान से, अगर मैंने इसको इस प्रकार से बना दिया तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि क्यूब है। कलर चेंज कर देता हूं ताकि कि आपको क्लियर विजुअल हो। क्या ये यही है? मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं ताकि कि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे और जो है जल्दी से समझ में आ जाए। इसको मैंने घुमा दिया, तो इसको ऐसे लिया और ऐसे घुमा दिया, और जैसे ही घुमा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, तो ये बताइए टोटल कितना डिस्टेंस है, 4r है। आर 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 ये कितना है, 4r, ये कितना ए और ये ए। आपको पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से पता होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 16r स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। सर 3 क्या ऐसा लिख नहीं सकते? थे हाँ सॉरी, बोलिए नेहा। सर, 3r नहीं थे। 4r है ना बेटा, देखो तो एक r यहाँ पे बीच में सर्कल आधा है, तो यानी कि इसमें 2r होंगे ना। यस सर। ये एक इसका 1r और यहाँ पे 2r और एक यहाँ पे, इतना सा पार्ट के लिए तो 3r कितने हो गए, टोटल 4r हो गए। ओके,
ठीक, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2a² इक्वल टू 16r²? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, मेरे को तो r के टर्म में चाहिए, तो मैं यहाँ पे r² इक्वल टू 1/8, यहाँ पे मैं r चाहिए था यानी कि स्क्वायर लिख देता हूँ, और r इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे a2√2। ठीक है, अभी मैं याद रखने के लिए बस अभी आप समझ जाइए, इसको मैंने क्या लिख दिया, इस प्रकार से लिख दिया। हम जस्ट फटाफट से हमने कौन कौन सा सिंपल पढ़ लिया, फेस पढ़ लिया, और हमारे पास अब क्या है, इंड है। अच्छा, पहले बॉडी पढ़ लेते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, अब हमारे पास क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा कि यहाँ पे भी एक बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। अब हमारे सामने क्या है कि यहाँ पे एक होगा, एक बीच में होगा, और एक इस कॉर्नर में होगा। ठीक है, अगर तुम इसको ड्रॉ करूं तो यहां से लेके यहां तक लग जा रहा होगा। अब यहाँ पे रेडियस काउंट करते हैं, ये r हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, r, और ये कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। सर्कल सेम नहीं बने क्योंकि हम हाथ से बना रहे हैं, तो इसलिए मे भी हो सकता है कि ओके। अब हमारे सामने क्या है, ये r r r है, ठीक है। और जैसे ही r r है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपको अगर मुझे इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट आना है, तो हमको कितना a ट्रेवल करना होगा, एक ये और एक ये। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और फिर a का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r का होल स्क्वायर, या सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ 16r²। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16r², और r की वैल्यू आपको चाहिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 3a² डिवाइडेड बाय 16 अंडर रूट r की वैल्यू, और r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a डिवाइडेड बाय 4। अब देखो कहेगा बच्चा कि सर हमने जो है दो पढ़े हैं ना, फेस सेंटर एंड इंड का भी पढ़ लेते हैं आराम से, इंड का भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारा जो है एक खत्म ही हो जाए। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, अब जैसे ही हमारे पास इंड सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो इसके अंदर भी एक क्यूब बनाते हैं। ठीक है, या आज इंड का नहीं रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी करा। ठीक है, बेसिकली मैं इसी चीज को यहाँ पे जो है तीन चीजें जो है समझाता हूँ। अब ये इतना कठिन हो गया इसको याद रखना, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। इसी चीज को ना, देखिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने की। मैं इसको √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हो जाएगा, √2a डिवाइडेड बाय √2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझ नहीं पाया हूँ शायद, मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। यहीं पे देखिएगा इसको, r इक्वल टू आपने कितना निकाला, a2√2। ठीक है, और मैं इसी चीज को क्या कर दिया, मैंने ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि अभी आपको याद रखना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √2a/4। यहाँ पे ध्यान देखिए, सिंपल में हमारे पास क्या मिला था, सिंपल में क्या मिला था, r इक्वल टू a/2।
ठीक है। और आपको जो है फेस में क्या मिला था, √2 हाँ, A/4। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/4a। और यहाँ पे बॉडी में क्या मिला था, आर इक्वल टू √3/4A। √3/4a। मैंने इसलिए किया ताकि कि जो ना दोनों सेम सेम हो जाए, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं किया कि ताकि कि जो है अलग अलग हो जाए, इसलिए किया ताकि कि जो क्या हो जाए, सेम सेम हो जाए, ताकि कि आपको याद रखना आसान हो जाए। यहाँ पे लिख देते हैं फेस, थोड़ा सुपर कर देते हैं। और यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a/4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, बॉडी आर इक्वल टू √3a/4। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे बॉडी बड़ी होती है जिस कारण से यहाँ पे 3 लिखे, फेस में क्या होता है, कम होता है, यानी कि हमारे बॉडी के कंपैरिजन में, तो जिस कारण से इसको हमने कितना दे दिया, 0.2 दे दिया। तो इस प्रकार से याद रखना कि फेस के अंदर √2 होगा और बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, √3/4a हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको याद रख लेंगे। अब हम जो फटाफट से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको याद जो है यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ओके, कहते हैं विच टाइप ऑफ सॉलिड क्रिस्टल विल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा जो सॉलिड था जो हीट भी कंडक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी, आयनिक, कोवैलेंट, मेटेलिक एंड मॉलिक्यूलर। मेटालिक। मेटेलिक। जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया था उसके अंदर क्या कर रहा था, वो हीट भी कंडक्ट कर रहा था और इलेक्ट्रिसिटी भी वो क्या कर रहा था, कंडक्ट कर रहा था। द सबस्टेंस व्हिच डज नॉट शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट इज, ग्लास। हाँ, मैंने कहा था कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं शो करते हैं, क्रिस्टलाइन करते हैं। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है। तो यानी कि मैंने कहा था कि ग्लास जो है वो क्या होता है, वो है एमॉर्फस सॉलिड। आपको याद भी रखना है, ग्लास, प्लास्टिक, जनरली यही आपको दिखेंगे, प्लास्टिक, रबर और आपको पॉलीमर और जेल, ये सभी के सभी क्या है, एमॉर्फस है। आप इसको हमेशा याद रखना क्योंकि हमेशा काम आएंगे। आप लोग जब आपको क्रिस्टलाइन की बात करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो आपको याद रखना, हाँ, NaCl, KCl, शुगर, NaCl, KCl, ठीक है, सिलिका, क्वार्ट्ज एंड डायमंड। ठीक है, तो ये डायमंड भी क्या हो जाएगा, आइस भी हो जाएगा। तो आप लोग एक यहाँ पे और भी लिख सकते हो, आइस। ये सभी के सभी क्या है, क्रिस्टलाइन, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको बताना है कि कौन जो है शुगर। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको शुगर याद रखना। ये सारे के सारे जो पॉइंट है कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। अब वो आपसे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताना है इन चारों में से कौन जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ग्रेफाइट। यानी कि क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉलिड आर, आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो सॉलिड में होता है। डी। होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन वैरायटी ऑफ, ये बेसिकली किसका होता है, का जो है पार्ट होता है, यानी कि इसीलिए हम लोग उसको क्वार्ट्ज कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं असर्शन रीजन की। डायमंड इज ए प्रीसियस स्टोन, बिल्कुल सही बात है, यानी कि बहुत महंगा है। प्रीसियस मतलब होता है कीमती। कार्बन एटम आर जनरली टेट्राहेड्रल अरेंज्ड इन डायमंड, बिल्कुल सही बात है कि कार्बन में जो है क्या होता है, टेट्राहेड्रल, यानी कि एक कार्बन 4 के साथ जुड़ा होता है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। जिस कारण से ये क्या है, ये पहला पॉइंट तो सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्यों प्रीसियस है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, बोथ आर जो है क्या हो जाएंगे, करेक्ट, बट रीजन इज नॉट सही, यानी कि जो है फॉल्स। तो इफ द assertion and reason both assertion is true but reason is false, ऑप्शन बी। if both and assertion reason are true but reason is not correct explanation, यानी इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, अब वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल के लिए क्या गलत है, तो दे पॉसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल। ये इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो क्या होता है कि टूट जाते हैं, यानी कि आयन में टूट जाते हैं, यानी कि बिल्कुल सही।
आइसोमॉर्फिज्म क्या मतलब क्या होता है? ऐसे क्रिस्टल जो क्या होते हैं कि बिल्कुल देखने में सेम होते हैं, जैसे NaNO3 एंड CaCO3, बिल्कुल इनका स्ट्रक्चर सेम है, क्रिस्टल का जो ज्योमेट्री वो भी सेम है। तो इस टाइप के आपको जब भी दिख जाएगा जिनका क्या हो जाएगा क्रिस्टल, यानी कि जो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हो जाता है, उस टाइप के हम लोग को क्या करते हैं, लेटिस को या जो है क्रिस्टलाइन को हम जो है आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। एग्जिबिट्स डायरेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉन्ड, यानी कि ऐसा नहीं कि बॉन्ड के अनुसार से जो है वो डिपेंड करता है। तो इसमें से आपसे नॉट पूछा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नॉट, यानी कि कौन सा, हाँ क्या होता है, आइसोट्रोपिक नहीं होता, जबकि वो कैसा हो जाता है क्रिस्टलाइन में, सॉरी एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि क्या हो जाएगा आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। मैंने कहा भी था ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो कुछ जेई 2010 में भी पूछा। ओके, तो आप इसको याद भी रखिएगा। एंड आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है डिफरेंट डायरेक्शन में, और जबकि आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, उसको आइसोट्रोपिक कहते हैं। डायमंड इज हार्ड, क्योंकि वो क्या होता है कि 4 टेट्रावैलेंसी होता है, जस्ट अभी पहले भी था इससे क्वेश्चन, यानी इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। कहते हैं विच सॉलिड विल हैव द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आपको मैंने कहा था कि किसके अंदर सबसे कमजोर फोर्स होता है, तो आपको मैंने कहा था कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उसके अंदर जो क्या होता है, वीकर हो जाते हैं, और आइस जो होता है वो कैसा हो जाता है, वीकर जो है, यानी कि जो है शो करता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वंडर वाल फोर्स का जो है फॉर्मेशन होता है, तो जिस कारण से वीकेस्ट फोर्स जो होगा वो किस में आएगा? आइस में आ जाएगा। ओके, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, तो यहाँ से ठीक है, तो फिर लेफ्ट करते हैं, मैं आपको आगे भेज देता हूँ। ठीक है, ओके, सभी को बाय। बाय सर।